कि इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर का। हम लोग एक शॉर्ट में क्रैश कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं जिसका ये पहला वीडियो है और इस वीडियो में आप लोग को अच्छे से समझाया जाएगा कि आप लोग को इस कोर्स को आगे कैसे कैसे कंटिन्यू करना है। साथ में आप लोग को पढ़ाई कैसे करनी है। तो सबसे पहले इस वीडियो की इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो आपको इस वीडियो में क्या मिलने वाला है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में मैंने एक अपना ब्लॉग अपडेट किया है। तो वहाँ पे मैंने ब्लॉग पे मैंने ये सब डिटेल में बताया है कि हम लोग आखिर लीनियर प्रोग्रामिंग को कैसे पढ़ेंगे और ये होता क्या है। साथ में इसको हम लोग समझने के लिए इसके लिए सिलेबस क्या होता है और क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे जाके और वहाँ से मेरे ब्लॉग पे जाके वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में मुझे अगर आप लोग को यहीं पे चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वहाँ से आप लोग क्या करेंगे कि ब्लॉग पे जाएँगे और वहाँ से आप लोग लीनियर प्रोग्रामिंग का जो आपका यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन बैंक आप इसका पीडीएफ लीनियर प्रोग्रामिंग के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हैं और इसका सॉल्यूशन आपको कुछ दिन में अपडेट कर दिया जाएगा। तब तक आप लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा। हालाँकि मैंने देखा कि कुछ सारे बच्चे हैं जिनको लीनियर प्रोग्रामिंग के सारे टॉपिक्स अभी तक याद है और सारे एकदम ईज़िली बना ले रहे हैं। तो कि मैंने एक आसान सा क्रैश कोर्स टाइप में इसको लॉन्च किया है और इसमें आप लोग देखेंगे कि आप लोग को इसमें ज़्यादा हार्डली नहीं बताया जाएगा। एकदम मतलब स्टार्टिंग से लास्ट तक हर चीज़ बताया जाएगा, एक भी चीज़ स्किप नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें आपको क्या मिलेगा? इसमें आप लोग को बेसिक से एकदम लास्ट तक रिवीजन भी हो जाएगा और साथ में आपको टाइम भी कम लगेगा और एग्ज़ाम जैसे ही आपका जैसे-जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे-वैसे कोर्स आपका कंप्लीट होते जाएगा और आप एक बार रिवीजन भी अच्छे से कर पाइएगा। खुद से रिवीजन करना बहुत ही टफ काम होता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप इस कोर्स को फ़ॉलो करते हैं, डेली आपको 1 या 2 वीडियोज़ देखने को मिलेंगे। तो 1 और 2 वीडियोज़ आपको देखना काफ़ी डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही ईज़िली आप देख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे चलिए अब हम लोग कोर्स की बात कर लिए। तो आप लोग अब मेरे ब्लॉग से ज़्यादा जानकारी लेना हो तो आप लोग ब्लॉग से ले सकते हैं। साथ में टेलीग्राम को भी जॉइन कर लीजिएगा और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ठीक है? तो अगर आपको किसी नोट्स वोट्स का पीडीएफ चाहिए या फिर आपको क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ चाहिए, गेस्ट पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। साथ में मुझे ब्लॉग के कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना रिव्यू दीजिएगा कि आपको कैसा लगा ब्लॉग, ठीक है? और वहाँ पे आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन की चीज़ें होंगी तो आप लोग एग्ज़ाम से रिलेटेड जैसे-जैसे एग्ज़ाम आ रहे हैं तो आप लोग ब्लॉग डेली चेक कीजिएगा, ठीक है? अब देखिए अब हम क्या करेंगे कि एलपीपी स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग एलपीपी देखेंगे। अब एलपीपी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन तो मैंने ब्लॉग पे ही बता दिया था। लेकिन ये जो मैं अभी पढ़ाने जा रही हूँ, ये क्या पढ़ाऊँगी और कैसे आप लोग को कितने दिन लगेंगे? तो एलपीपी की बात करूँ तो आपको नेक्स्ट लेक्चर कब आएगा मैं कंफर्म नहीं बता सकती। आपको 2-3 दिन भी लग सकते हैं और कल भी आ सकता है, ठीक है? तो लीनियर प्रोग्रामिंग जो है, ठीक है? इसमें आपको 2 से 3 लेक्चर में आपका पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा सिलेबस। तो आपको सिलेबस में बता दूँ तो आपको लगभग 3 टॉपिक पढ़ने हैं। जैसे कि आप लोग सिलेबस में देख सकते हैं यहाँ पे कन्वेक्स सेट और उसका प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है। साथ में यहाँ पे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का ग्राफिकल सॉल्यूशन और सिम्प्लेक्स मेथड का सॉल्यूशन ही पढ़ना है। तो आपको टोटल 3 टॉपिक है और 3 टॉपिक को कैसे पढ़ना है, 3 टॉपिक को लगभग 3 वीडियो लेक्चर में मैं खत्म कर दूँगी और 3 वीडियो लेक्चर से आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक का अगर क्वेश्चन निकाल के देखें, ठीक है? तो आप लोग के पास अगर क्वेश्चन बैंक हो, तो आप लोग क्वेश्चन बैंक निकाल लीजिए और नहीं है तो आप लोग जाके पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से आप लोग बनाने का प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि आपको 2 क्वेश्चन आता है जो कि आपका ग्रुप बी में, ठीक है? ग्रुप बी में आपका 2 क्वेश्चन पूछा जाता है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग से। अब देखिए 2 क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है? ग्रुप बी से अगर 2 क्वेश्चन भी करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग का तो ये आपके मार्क्स को काफ़ी हद तक इंक्रीज़ कर सकता है और बहुत ईज़िली आप लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन को कर भी पाइएगा। तो ये कोई डिफ़िकल्ट नहीं है और 2 से 3 लेक्चर में आपको फिर से रिवीजन करने को मिल जा रहा है या फिर आपको स्टार्टिंग से लास्ट तक पढ़ने को मिल जा रहा है। वैसे बच्चे जो इसको पहले पढ़ चुके हैं, उनके लिए ये रिवीजन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है और जो बच्चे अभी तक नहीं पढ़े हैं, उनको उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे एकदम जैसा कि मैंने बताया स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरी थ्योरी कंप्लीट कराऊँगी, लेकिन सिर्फ़ 2 और 3 वीडियो में क्रैश कोर्स के जैसे। तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा फिर भी आपको समझ में आएगा,
ठीक है? तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा टाइम लेंगे तो फिर आप लोग को इंट्रोडक्शन में ही काफ़ी टाइम चला जाएगा, ठीक है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो लीनियर प्रोग्रामिंग को पढ़ने के लिए आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन बैंक लेंगे, ठीक है? अगर क्वेश्चन बैंक लेंगे, साथ में गेस पेपर लेंगे और क्वेश्चन बैंक नहीं है तो आप लोग मुझसे पीडीएफ टेलीग्राम पे ले सकते हैं या सिंपली आप जाके ब्लॉग से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? अब देखिए, आपके पास सिलेबस है तो सिलेबस ले लीजिए, नहीं है तो प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। मैं इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे सेंड कर चुकी हूँ, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। साथ में आपको इसके लिए क्या चाहिए, एक ग्राफ का कॉपी चाहिए। अगर आपके पास पहले से मौजूद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप जाके 15 या 20 का एक ग्राफ का कॉपी लेके आ जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में भी आपको ग्राफ खींचने के लिए, प्रैक्टिस के लिए ये काफ़ी हद तक ज़रूरी है। आप वैसे तो हिंदी या मैथ के कॉपी पे ग्राफ बना लेते होंगे, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में आप ऐसा नहीं कर सकते। उस टाइम आपको ग्राफ का पेपर मिलेगा और आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ की कॉपी पे अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तो काफ़ी अच्छे से कर पाइएगा। तो इसीलिए आप लोग ग्राफ का कॉपी ज़रूर रखिएगा। ये दोनों नहीं हो तब भी चलेगा, गेस पेपर नहीं हो तब भी चलेगा, लेकिन आपको ग्राफ का कॉपी काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो अब आइए हम लोग बात करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग की। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है? स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको लीनियर प्रोग्रामिंग का। मैंने यहाँ भी कुछ चीज़ें लिख रखा है, तो आप लोग को लिख के ज़्यादा मैं अगर लिख के बताती तो आप लोग को उसको समझने में काफ़ी टाइम लग जाता। तो ये तो शॉर्ट में मैं बता रही हूँ ना, तो इसलिए टाइम को सेव करने के लिए मैंने कॉपी पे नोट डाउन कर लिया कि आप लोग को पढ़ाना क्या है। इससे आप लोग को दिक्कत भी नहीं होगा और आप लोग अच्छे से कर पाइएगा। तो देखिए, यहाँ पे आप लोग लीनियर प्रोग्रामिंग की बात करें, ठीक है? तो यहाँ पे लीनियर प्रोग्रामिंग दिया हुआ है, ठीक है? तो लीनियर मीन्स क्या होता है? सबसे पहले देखिए कि लीनियर मीन्स क्या होता है? लीनियर मीन्स होता है आपका स्ट्रेट लाइन, ठीक है? उसके बाद प्रोग्रामिंग मीन्स क्या होता है? ए सिस्टमैटिक अप्रोच, ठीक है? किसी भी चीज़ को प्लान करने का तरीका। मतलब जैसे हमारे लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि हमारा लाइफ एकदम स्ट्रेट हो, ठीक है? उसमें ज़्यादा अप्स डाउन्स नहीं हो। उसी तरह से किसी भी चीज़ में अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं या फिर कोई भी चीज़ आप चाहते हैं कि आप वो एक स्ट्रेट लाइन में जाए, ठीक है? उसमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हो। जैसे एग्ज़ाम में आप चाहते हैं कि सब क्वेश्चन नॉर्मल हो, ऐसा नहीं हो कि कोई क्वेश्चन काफ़ी ईज़ी हो और कोई बहुत हार्ड हो। तो आप भी चाहते हैं कि लीनियर तरीके से हो, ठीक है? तो ये लीनियर तरीके से प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ने की ज़रूरत होती है। देखिए, जैसे कि कोई भी अगर कोई पर्सन बिज़नेस कर रहा है, कोई भी मतलब ऐसे कोई भी जॉब कर रहा है, तो वो भी चाहता है कि उसके बिज़नेस में प्रॉफ़िट हो, ठीक है? तो कैसे प्रॉफ़िट होगा, किस तरीके से प्रॉफ़िट होगा, किस तरीके से हम लोग किसी भी चीज़ को प्लान करेंगे ताकि हमें प्रॉफ़िट हो, उसी को हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग में पढ़ते हैं, ठीक है? कब हमें प्रॉफ़िट को मैक्सिमाइज़ करना है, मिनिमाइज़ करना है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़ना है, ठीक है? तो देखिए, लीनियर प्रोग्रामिंग में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ते हैं, रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को हम लोग मैथमेटिकल प्रॉब्लम में चेंज करते हैं, ठीक है? मैथमेटिकल प्रॉब्लम में हम लोग चेंज करते हैं और फिर उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है? और हम लोग देखिए, अब देखिए, अब हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग को किस लिए पढ़ते हैं? जैसा कि मैंने बताया कि ऑप्टिमाइज़ेशन एक शब्द होता है लीनियर प्रोग्रामिंग में, जिसका मतलब होता है मिनिमाइज़ेशन या मैक्सिमाइज़ेशन, ठीक है? ऑप्टिमम का मतलब होता है सर्वोत्तम, मतलब सबसे अ, अच्छे तरीके से, ठीक है? अनुकूलतम, आप लोग बोल सकते हैं। जहाँ पे लिखा हुआ है आप लोग देख सकते हैं, ठीक है? तो ऑप्टिमाइज़ेशन का क्या होता है? ऑप्टिमाइज़ेशन मीन्स मिनिमाइज़ेशन या मैक्सिमाइज़ेशन। तो आप अगर बिज़नेस कर रहे हैं, सपोज़ कीजिए कि आप अगर बिज़नेस कर रहे हैं, तो आप क्या चाहेंगे कि आपको बिज़नेस में प्रॉफ़िट हो या फिर आपका जो लॉस हो, ठीक है? तो आप क्या करना अगर आपको बिज़नेस में प्रॉफ़िट को क्या करना चाहेंगे, मैक्सिमाइज़ करना चाहेंगे या मिनिमाइज़ करना चाहेंगे, ठीक है? उसके बाद आप लॉस को क्या करना चाहेंगे, मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़, ठीक है? तो आपका आंसर यही होगा कि आप प्रॉफ़िट को हमेशा मैक्सिमाइज़ करना चाहेंगे, साथ में लॉस को मिनिमाइज करना चाहेंगे। जितना कम से कम हो सके उतना ही कम नुकसान हो और आपका जो प्रॉफिट हो, आपका वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है? तो आपका जो भी मुनाफ़ा है यानी प्रॉफिट, ठीक है? उसको आप क्या करना चाहेंगे? मैक्सिमाइज करना चाहेंगे, ठीक है? उसके बाद आपका जो लॉस है, उसको आप क्या करना चाहेंगे? मिनिमाइज़ करना चाहेंगे। जो आपका कॉस्ट है, जैसे किसी बिज़नेस को करने के लिए आप अगर 1 लाख आप अगर उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो आप सोचेंगे कि 1 लाख से ज़्यादा आपको प्रॉफ़िट हो और कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें से
आउटपुट निकाल पाए। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग को पढ़ना है, रियल वर्ल्ड का यही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आप खुद से रिलेट कर सकते हैं, आप फ्यूचर में अगर कोई बिजनेस करते हैं तो खुद से रिलेट कर सकते हैं। किसी भी चीज में आप एक शॉप भी खोलते हैं ना, तो आप जितना उसमें प्रॉफिट लगाते हैं, आप चाहते हैं कि उसमें से आपको मैक्सिमम मैक्सिमम आपको प्रॉफिट हो। ठीक है, आप जितना उसमें कॉस्ट लगाते हैं उससे आप चाहते हैं कि मैक्सिमम आउटपुट मिले, मैक्सिमम प्रॉफिट हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग सिंपल में डिफिनेशन देख सकते हैं, प्लानिंग द एक्टिविटीज टू गेट ऑप्टिमम वैल्यू। ठीक है, यानी अनुकूलतम, ऑप्टिमम का मतलब होता है सर्वोत्तम, जैसा कि मैंने बताया। ठीक है, तो किसी भी चीज को इस तरीके से प्लान करना कि उसमें से हमें ऑप्टिमम मतलब अनुकूलतम, सर्वोत्तम वैल्यू मिले, किसी भी चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाना, यानी ज्यादा कॉस्ट भी नहीं लगे और ज्यादा अच्छे तरीके से मतलब अच्छा बेनिफिट भी हो जाए। तो यही चीज है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम को अब मैथमेटिकल प्रॉब्लम में चेंज एक्सचेंज करना हम लोग सीखेंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं अब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, इसको शॉर्ट में एलपीपी बोलते हैं। जैसा कि आपने देखा, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पढ़ेंगे तो आपको 3 टर्म हमेशा ही मिलेंगे। एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उसके बाद डिसीजन वेरिएबल, उसके बाद आपका कांस्टेंट रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो ये तीनों क्या क्या होते हैं और इसके बारे में हम लोग अच्छे से जानकारी लेंगे। ठीक है, तो ये तीनों क्या होते हैं, इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे आप लोग को एक एग्जांपल दिया गया है। ठीक है, ठीक है, तो ये तो एग्जांपल आपको दिया हुआ है। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम को, ठीक है, जो भी आपका रियल वर्ल्ड का प्रॉब्लम है, मान लीजिए आपने कोई बिजनेस किया, उसमें आपने कोई दो चीज लिया, फिर आप लोग को जो कि आगे स्टेटमेंट में मैं बताऊंगी, तो आप अगर उसको लेके आप प्रॉफिट लॉस कैसे फाइंड करेंगे, उसको अगर आप मैथमेटिकल फॉर्म में एक ढाल देते हैं, ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ, उसको हम लोग मैथमेटिकल प्रॉब्लम। ठीक है, तो मैथमेटिकल फॉर्म में उसको एक्सचेंज करना, चेंज करना हम लोग बोलेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ मैथमेटिकल प्रॉब्लम। ठीक, तो यही चीज है। अब देखिए यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन पढ़ रहे थे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, तो ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य होता है। ठीक है, यहाँ पे उद्देश्य, ठीक है, किसी भी चीज को, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, उसका आपका उद्देश्य क्या होगा कि आपको प्रॉफिट ज्यादा हो। ठीक है, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो आप क्या चाहेंगे, जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा आपको प्रॉफिट हो। ठीक है, तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का, ठीक है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का या फिर लॉस को मिनिमाइज करने का, या जो भी हो, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने का जो भी कंडीशन दिया रहता है, उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब डिसीजन वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है, डिसीजन वेरिएबल्स क्या होते हैं, उससे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन को देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन का एग्जांपल यहाँ पे, जैसा कि आप लोग को एग्जांपल में दिया होगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आपका एग्जाम्पल एक दिया हुआ है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में आपका क्या दिया हुआ है, ठीक है, एग्जाम्पल में दिया हुआ है मैक्सिमाइज। ठीक है, मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 6x+5y। ठीक है, यानी 6x+5y, जेड कोई क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, मैक्सिमाइज करना है, क्योंकि मैक्सिमाइज किसको करना है, 6x+5y को, इसीलिए हम लोग मैक्सिमाइज, यहाँ पे आप लोग इसको बोल सकते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्ट, इसका उद्देश्य क्या है, किसी भी ये जो प्रॉब्लम दिया हुआ है उसमें आप लोग को किसी भी चीज को मैक्सिमाइज करना, यानी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। तो यहाँ पे 6x+5y दिया हुआ है, यानी यही आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आप लोग साथ साथ में नोट करते जाइए, अगर आप नोट करते हैं तो आपको इससे काफी बेनिफिट मिलेगा। आप रिविजन कीजिएगा तो उससे आप, अगर कहीं पे लग रहा है कि बहुत ज्यादा फास्ट लेक्चर हो रहा है, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि उसको थोड़ा पॉज करके आप नोट करते जाइएगा। ठीक है, तो अब किसी भी यहाँ पे जैसा कि हमने देखा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या देता है, किसी भी चीज को मैक्सिमाइज करना या फिर मिनिमाइज करना। ठीक है, तो ये चीज है आपका। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि डिसीजन वेरिएबल्स क्या होता है। ठीक है, तो डिसीजन वेरिएबल की बात करें, डिसीजन वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, तो डिसीजन वेरिएबल के लिए हम लोग देखेंगे कि जो भी वेरिएबल्स हम किसी भी इक्वेशन में यूज करते हैं, वेरिएबल से हम लोग समझ सकते हैं कि वैसी वैल्यू जिनकी मतलब वैसी राशि आप लोग
ये बोल सकते हैं जैसे एक्स और वाई के टर्म में होता है, उसकी वैल्यू जो होती है हमेशा चेंज होती रहती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। अब देखिए डिसीजन वेरिएबल क्या होता है, मतलब आप जैसे रियल लाइफ का प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है, कोई भी आपका प्रॉब्लम है, किसी भी चीज को मैक्सिमाइज करना है, तो वो किस हद तक मैक्सिमाइज कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिसीजन वेरिएबल, ठीक है। मतलब आप समझिए कि आपको किसी भी चीज को, आपको प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। चाहे आपको अगर मतलब किसी भी चीज में, यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ है उसी को हम लोग देखते हैं, 6x प्लस 5y। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितना रखेंगे, y की वैल्यू कितना रखेंगे, ठीक है, ठीक है। x की वैल्यू कितना रखेंगे और y की वैल्यू क्या कितना रखेंगे, ठीक है। तो ताकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो। अब समझिए कि यहाँ पे अगर रुपीज के टर्म में आए, तो आप 6 की वैल्यू कितना भी, x की वैल्यू कितना भी रखिएगा, 100 रखेंगे, तो यहाँ पे 600 और फिर y की वैल्यू 100 रखेंगे तो 500, ठीक है। तो यहाँ पे 1100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप अगर ऐसे आप कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं हो, तो आप इसको कहाँ तक, कितना हद तक आप मैक्सिमाइज करेंगे, ये आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसी के लिए कुछ कांस्टेंट दिए रहते हैं, ठीक है। आप कोई शॉप खोलते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो किस हद तक आप प्रॉफिट को ले जाएंगे, इसके लिए कुछ आपके कंडीशंस होते हैं। जैसे आप कोई अगर शॉप खोलते हैं, तो उसमें आपका कितना यहाँ पे कच्चा मटेरियल है, उसके बाद आप किसी भी शॉप में कितना मतलब सामान है, ठीक है, उस हिसाब से आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है। कितना उसका रेट है, उस हिसाब से आप प्रॉफिट कमाइएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी चीज को कितनी भी हद तक, एकदम लिमिट ही नहीं है, क्योंकि आप जब भी आप उसका रेट का लिमिट है और साथ में उसकी जो वस्तु लिमिट में है, तो आप भी एक हद, एक लिमिट तक ही आप किसी भी प्रॉफिट को कमा पाइएगा, ठीक है। उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। तो ये सारे को, इसको आप लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। इसको आप लोग बोल सकते हैं कि किसी भी चीज को कंडीशंस, कंडीशंस बोल सकते हैं, ठीक है। आपको कंडीशंस है कि आपको 1 लाख तक अगर आपने इन्वेस्ट किया, तो आप 1.5 लाख से ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकते, ठीक है। मैक्सिमम आप 1.5 लाख तक प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कंडीशंस बोलते हैं। इसको हम लोग कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये आपको कांस्टेंट ही दिया रहता है, कांस्टेंट दिया रहता है। इसको आप लोग क्या बोल सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन और लिमिटेशंस। आप दोनों में कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं। आपको सिंपल कांस्टेंट से कंडीशन समझिए कि जो भी कंडीशन दिए रहते हैं, ठीक है, वो आपका क्या होता है, वो आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, सब्जेक्ट टू करके दिया रहता है आपका कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 5, यानी x प्लस वाई की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 5 से लेस होगी, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू पुट करेंगे, तो 5 या 5 से लेस ही पुट कर सकते हैं, ठीक है। उससे ज्यादा आप पुट नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे भी आप लोग देखिए, यहाँ पे भी कंडीशन दिया हुआ है 3x प्लस 2y, ये दूसरा आपका इक्वेशन है, और इसमें ये क्या है, लेस देन इक्वल टू 12 है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, ये आपको रेस्ट्रिक्ट करता है कि यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू कभी भी 5 या से के इक्वल या उससे लेस ही होगी। उसके बाद 3x प्लस 2y की वैल्यू हमेशा 12 से इक्वल या लेस ही होगी। उसी तरह तो ये दोनों कंडीशन है, तो इसको आप लोग क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो होप आप लोग को कांस्टेंट क्या होता है वो समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताते चलिए कि आप लोग को कितना समझ में आ रहा है या फिर समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आगे से अगर कुछ भी इसमें लग रहा है कि आपको कमी है, तो मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए, कांस्टेंट जो होता है वो दो टाइप्स के होते हैं। कांस्टेंट आपका दो टाइप का होता है। पहला होता है कांस्टेंट, ठीक है, और दूसरा होता है नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। आप लोग को इसको सिंपली दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कांस्टेंट, यानी जो भी लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, ये दोनों जो सिंबल होते हैं, इसको सिंपली आप कांस्टेंट बोल सकते हैं। और यहाँ पे जो लिमिटेशन, ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट में नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन क्या होते हैं, देखिए, किसी भी चीज को, अब देखिए कोई कंपनी, ठीक है, कोई कंपनी है, वो चॉकलेट बना रही है, तो उसको कितना हद तक, ठीक है, वो कितना चॉकलेट बना सकती है, ठीक है। चॉकलेट बनाने की नंबर्स को देखा जाए, तो वो या तो चॉकलेट बनाएगी, ठीक है, मैक्सिमम 0 से ज्यादा बनाएगी, ठीक है, मैक्सिमम 10 तक अगर बनाती हो, तो वो मैक्सिमम 10 तक बनाएगी, ठीक है, या फिर 0 से 10 के बीच में बनाएगी। हो सकता है वो कंपनी बनाए
ठीक है, हो सकता है वो कंपनी एक भी चॉकलेट नहीं बनाए, तो उसका जो आउटपुट होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वहाँ पे आपको क्या हो सकता है, ये कंडीशन तो नहीं हो सकता है ना कि वो कंपनी माइनस में चॉकलेट बनाने लगी, ठीक है, उस कंपनी का माइनस में चॉकलेट चला गया, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये जो नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, ठीक है, ये किस यहाँ पे x और y के वैल्यूज को कभी भी 0 में से लेस देन नहीं होने दे से, ठीक है। ये कंडीशन आपको किसी किसी क्वेश्चन में दिया रहेगा, किसी में नहीं दिया रहेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको याद रखना है, ये यूनिवर्सल टाइप में आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ये कंडीशन आपको किसी क्वेश्चन में दिया हो या नहीं दिया हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू लेस इज ग्रेटर देन, यहाँ पे इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी एक्स वाई की वैल्यू 0 से हमेशा बड़ी होगी या 0 के बराबर तक हो सकती है, ठीक है। यानी कोई भी चीज यहाँ पे जैसे एक्स समझ लिया कि डेयरी मिल्क है और वाई समझ लिया यहाँ पे किटकैट है, ठीक है, जो कि हम लोग आगे एग्जाम्पल में देखेंगे। तो यहाँ पे बेसिक से आप समझते चलिए, ठीक है। तो समझ लीजिए ये आपका दो टाइप का चॉकलेट कोई कंपनी प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वाई एक्स जो है वो अगर डेयरी मिल्क है, वाई किटकैट है, तो आप लोग देख सकते हैं कि दोनों का या तो वो कंपनी 0 नंबर ऑफ बनाती है, यानी नहीं बनाती है दोनों चॉकलेट, या फिर वो 0 से ज्यादा बनाएगी, लेकिन माइनस में कभी नहीं बना सकती। इसीलिए ये क्या होगा, ये आपका नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन बोला जाता है, ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकते, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट भी बोला जाता है, इसको कंडीशन, रेस्ट्रिक्शन या लिमिटेशन आप जो चाहे वो बोल सकते हैं, ये तीनों में कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो होप आप लोग को यहाँ तक तो अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। आगे क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, अब देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को सबसे पहले हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, तो इसको आप लोग क्या बोल सकते हैं, प्रॉफिट फंक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन अभी हमने पढ़ा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन को या तो आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ठीक है, बढ़ा सकते हैं, जितना हद तक बढ़ा सकते हैं, या फिर जितना हद तक लो में जा सकता है उतना मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप कुछ खरीदते हैं तो आप क्या चाहेंगे कि उसकी कॉस्ट, उसके उसमें लॉस को आप क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे, यानी जो सामने वाला व्यक्ति उससे आप अगर कुछ खरीदते हैं तो सामने वाला व्यक्ति क्या चाहेगा कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, और आप चाहेंगे कि उसका प्रॉफिट क्या हो, मिनिमाइज हो, ठीक है। तो यही आप क्या चाहेंगे, हमेशा ही प्रॉफिट को आप क्या करना चाहेंगे, मैक्सिमाइज करना चाहेंगे, और कॉस्ट को, कॉस्ट प्राइस को आप हमेशा मिनिमाइज करना चाहेंगे। यानी कोई भी सामान, जैसे ये अगर पेंसिल लेना है तो आप चाहेंगे कि जितना कम से कम में हो वो ये पेंसिल आप बाई कर पाए, लेकिन अगर जो बेच रहा है वो चाहेगा कि इसको जितना मैक्सिमम इसमें हम प्रॉफिट कमा पाए, मैक्सिमम इसका जो प्राइस है वो करके और इसको बेच दें, ठीक है। तो इस टाइप से हमेशा ही प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है और कॉस्ट जो होगा वो हमेशा मिनिमाइज होगा, ठीक है। तो होप आप लोग समझ गए। हम देखिए यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए लीनियर प्रोग्रामिंग में एक चीज और बता दूं कि लीनियर प्रोग्रामिंग जो है, जैसा कि आपने पढ़ा स्ट्रेट लाइन, तो ये हमेशा ही स्ट्रेट लाइन के प्रॉब्लम को डील करता है। इसमें हम लोग हमेशा 2D में चीजों को डील करते हैं और देखते हैं कि 2 डायमेंशन में, क्योंकि अगर आपको ग्राफ भी खींचना होता है तो आप ग्राफ कैसे खींचते हैं, एक्स एक्सिस, ठीक है, और वाई एक्सिस, ठीक है। इसमें आप तीसरा एक्सिस कभी भी नहीं लेते, जेड एक्सिस। अगर जेड एक्सिस हो जाता तो ऐसे हवा में ग्राफ नहीं खींच सकते आप, हवा में ग्राफ थोड़ी खींचिएगा, ठीक है। तो आपको बस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इसी पे आप ग्राफ खींचते हैं, ठीक है। इसमें देखिए अभी यहाँ पे क्या होता है कि मैं यहाँ पे बताती हूँ, ठीक है। यहाँ से ये एक्स पॉजिटिव होता है, ये लेफ्ट साइड में एक्स निगेटिव होता है, ये आपका वाई पॉजिटिव, और यहाँ पे डाउन की तरफ एक्स वाई निगेटिव होता है, ठीक है। तो इसमें ये जो एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव, इसके बीच के जितने भी वैल्यू होते हैं, इसके बीच में जितने भी पॉइंट होंगे वो सब पॉजिटिव में होंगे, उसका साइन भी प्लस प्लस होगा। तो होप आप लोग समझ गए, आपने बहुत ही पहले ये सब बेसिक चीजें हैं। तो यहाँ पे लीनियर प्रोग्रामिंग इसीलिए नाम पड़ा क्योंकि हम लोग यहाँ पे बहुत ही स्ट्रेट लाइन में, जैसा कि मैंने बताया, बहुत ही इजी तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, किसी भी चीज को प्लान करते हैं स्मूथली, जितना स्मूथली हो सके उतना स्मूथली हम हर चीज को प्लान कर पाए, ठीक है।
तो यही चीज आपका, तो मैंने जैसा कि बताया कि अब चलिए अब हम लोग एक प्रॉब्लम लेते हैं और इसको देखते हैं कि हम लोग तो हालांकि ये देखने में काफी बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये आपका रियल लाइफ का प्रॉब्लम है और इसको हम लोग किस तरीके से मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज करेंगे, वो सारी चीज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तो और इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, साथ में हम लोग आगे देखेंगे एलपीपी कितने टाइप के होते हैं और किस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। और एलपीपी में आपका 2 मेथड होता है और दोनों मेथड की आगे हम चर्चा भी करेंगे। तो आप लोग को बस 2 से 3 लेक्चर में आपका ये पूरा एलपीपी कंप्लीट हो जाएगा और आपको लग ही रहा होगा कि आप लोग को काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा और शेयर भी करते रहिएगा। साथ में टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, मुझे इंस्टा पे फॉलो भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए ये सब तो रहा मतलब एक्स्ट्रा जो चीज है। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग देखिए प्रॉब्लम को कैसे, ठीक है, तो कोई भी रियल लाइफ का प्रॉब्लम है, आप कोई अदर प्रॉब्लम भी लेके सॉल्व कर सकते हैं, आप बुक का भी कोई प्रॉब्लम ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एक प्रॉब्लम लिया है। ठीक है, तो इसको हम आप लोग को लग रहा होगा कितना लेंदी है ना। ठीक है, तो पढ़ने में काफी लेंदी है, बट इसको हम लोग बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे, बहुत अच्छे से, ताकि हम लोग को ये हार्ड नहीं लगे। तो जब भी आपको अगर इस टाइप से प्रॉब्लम दिया हो, ठीक है, तो हालांकि इस टाइप से एग्जाम में नहीं देता, लेकिन अगर आपको दिया हो तो आप उसको किस तरीके से मैथमेटिकल फॉर्म में फॉर्मुलेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रॉब्लम आपका क्या दिया हुआ है, तो चलिए हम लोग प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ के अच्छे से समझते हैं। ठीक है, आप लोग को अगर यहाँ से लेक्चर लेंदी लगे तो आप लोग भागिएगा नहीं, बस आपको 2 मिनट पेशेंस की जरूरत है। 2 मिनट में आपको सारी चीज समझ में आने लगेंगे। ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो वीडियो फिर से स्टार्ट करके देखिए। ठीक है, आपका कितना ज्यादा टाइम ही जाता है। ठीक है, 2 से 3 घंटा में आपका तो पूरा एलपीपी ही कंप्लीट होता रहा है। और फिर आप लोग मंथ से 2 मंथ 3 मंथ आप लोग कोचिंग क्लासेस में क्यों वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग देखिए इसको। ठीक है, तो चलिए पहला प्रॉब्लम दिया हुआ है, कंसीडर अ चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ठीक है, आपको एक चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है विच प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ चॉकलेट। ठीक है, जो कि 2 प्रकार के चॉकलेट को बनाती है। ठीक है, 2 प्रकार के चॉकलेट को बनाती है। पहला चॉकलेट कौन सा है आपका, किटकैट, और दूसरा है डेयरी मिल्क। ठीक है, तो होप आप लोग को चॉकलेट बहुत पसंद होगा और आप लोग देख रहे होंगे, तो फिर आप लोग को तो अच्छा, ठीक है, तो देखिए आपका पहला चॉकलेट क्या है, किटकैट, और फिर आपका डेयरी मिल्क। ठीक है, तो यहाँ पे कोई आप फिर से समझिए। ठीक है, कंसीडर अ चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विच प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ चॉकलेट। पहला है आपका किटकैट और दूसरा है डेयरी मिल्क। ठीक है, और बोथ ऑफ चॉकलेट रिक्वायर मिल्क एंड कोको। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चॉकलेट को बनाने के लिए क्या चाहिए, आपको दूध चाहिए और फिर आपका चोको चाहिए। ठीक है, तो ओनली टू, ठीक है, तो ये 2 टाइप के प्रोडक्ट चाहिए आपको किटकैट और डेयरी मिल्क दोनों को बनाने में। कोई एक कंपनी है जो 2 टाइप के चॉकलेट मैन्युफैक्चर करती है, पहला है किटकैट और फिर आपका डेयरी मिल्क। ठीक है, और फिर दोनों टाइप की चॉकलेट को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, दूध चाहिए और चोकोबार चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, टू मैन्युफैक्चर इच यूनिट ऑफ किटकैट एंड डेयरी मिल्क द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो एक यूनिट, यहाँ पे आपको जनरली लीनियर प्रोग्रामिंग के जो भी क्वेश्चन होते हैं उसमें यूनिट नहीं दिया रहता, तो आप यूनिट को यूनिट ही रहने दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ईच यूनिट यानी एक यूनिट किटकैट बनाने के लिए और या फिर डेयरी मिल्क बनाने के लिए कौन कौन सी क्वांटिटीज कितनी मात्रा में चाहिए, तो क्वांटिटी आपको पता है मिल्क और चोको। ठीक है, तो ये 2 चीज है, तो उसको आप लोग को कितनी मात्रा में चाहिए ताकि आप लोग एक डेयरी मिल्क या फिर एक किटकैट का एक यूनिट बना पाए। ठीक है, मतलब आप कंपनी को कितना चाहिए, तो देखिए इच यूनिट ऑफ, एक और यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है, इच यूनिट ऑफ किटकैट रिक्वायर्स 1 यूनिट ऑफ मिल्क एंड 3 यूनिट ऑफ चोको। यानी एक यूनिट ऑफ किटकैट बनाने के लिए, ठीक है, एक यूनिट ऑफ किटकैट बनाने के लिए 1 यूनिट ऑफ मिल्क चाहिए। यानी अगर एक किटकैट बनाने के लिए देखा जाए, अगर मिल्क का यूनिट केजी में लिया जाए तो 1 केजी आपका मिल्क चाहिए और फिर 1 केजी आपका चोको चाहिए। तो यहाँ पे यूनिट में दिया हुआ है तो उसको क्यों कन्वर्ट करना, वैसे ही रहने देते हैं। ठीक है, तो आपका एक किटकैट बनाने के लिए 1 यूनिट मिल्क चाहिए और 1 यूनिट चोको चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप लोग को वहीं पे
1 यूनिट ऑफ डेयरी मिल्क बनाने के लिए आपको 1 यूनिट ऑफ मिल्क, ठीक है, 1 यूनिट ऑफ दूध का चाहिए और फिर 2 यूनिट ऑफ चोको चाहिए। यानी आपका एक किटकैट बनाने के लिए 1 यूनिट मिल्क चाहिए और एक डेयरी मिल्क बनाने के लिए 1 ही यूनिट मिल्क चाहिए। लेकिन आपका किटकैट में आपका 3 यूनिट, ठीक है, 3 यूनिट आपका क्या लग रहा है, डेयरी 3 यूनिट आपका चोको चाहिए और फिर आपका डेयरी मिल्क बनाने में 2 यूनिट चोको चाहिए। तो ये चीज आपको डाटा बनाने में काफी हेल्प करेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको हमेशा ही क्वेश्चन में दी हुई रहती है, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं आगे, द कंपनी किचन हैज ए टोटल ऑफ 5 यूनिट्स, ठीक है। 5 यूनिट क्या है, मिल्क है और 12 यूनिट चोको है, ठीक है। तो अब देखिए कंपनी के पास भी यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, कि आपका प्रोडक्ट क्या बनाना है, आपका किटकैट बनाना है और डेयरी मिल्क, 2 टाइप के चॉकलेट बनाने हैं। उसमें आपका जो किटकैट बनाने में आपको क्या चाहिए, किटकैट बनाने में आपको 1 यूनिट मिल्क चाहिए और फिर आपका 3 यूनिट आपका चोको चाहिए, ठीक है। लेकिन वही डेयरी मिल्क बनाने के लिए आपका 1 यूनिट मिल्क चाहिए और 2 यूनिट ही आपका चोको चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए कंपनी को मैक्सिमाइज प्रॉफिट करना है। अब कितना वो डेयरी मिल्क बनाए, कितना वो किटकैट बनाए कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो, ठीक है। तो आप सिंपली मतलब कुछ भी सोच सकते हैं, आप बोलिएगा कि कितना भी बना दे, ज्यादा से ज्यादा बनाएगा तो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन वहां पे कंपनी के पास भी कंडीशन है, यानी कांस्टेंट क्या है, कंपनी के पास भी यहाँ पे कंडीशन ये है कि कंपनी का जो किचन है, ठीक है, द कंपनी किचन हैज टोटल ऑफ 5 यूनिट्स ऑफ मिल्क, ठीक है, 5 यूनिट ही मिल्क है और 12 यूनिट ऑफ चोको है, ठीक है। ऑन each sale द कंपनी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 6 रुपीज, ठीक है, पर किटकैट, ठीक है। एक किटकैट बेच के कंपनी को 6 रुपया प्रॉफिट आता है, लेकिन वहीं पे यहाँ पे 5 रुपया प्रॉफिट आता है एक डेयरी मिल्क के, जब एक डेयरी मिल्क बेचता है तो 5 रुपया प्रॉफिट होता है और जब एक किटकैट बेचता है तो फिर उसको 6 रुपया प्रॉफिट होता है। अब देखिए वो कौन से मतलब, और उसके पास बस यहाँ पे जो 5 यूनिट मिल्क है और 12 यूनिट आपका चोको है, तो फिर वो कितने नंबर ऑफ डेयरी मिल्क बनाए, कितने नंबर ऑफ किटकैट बनाए ताकि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो। अब देखिए इतने सारे कंडीशन है, इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो होप आप लोग को बस लास्ट तक हम लोग पढ़ के क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग समझते हैं, ठीक है। अब देखिए नाउ द कंपनी विशेष टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। अब कंपनी क्या चाहता है, लॉस तो कभी चाहेगा नहीं, ठीक है। तो कंपनी चाहता है कि उसका प्रॉफिट अधिकतम हो। हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ किटकैट एंड डेयरी मिल्क शुड बी प्रोड्यूस रेस्पेक्टिवली, मतलब कंपनी को कितने नंबर ऑफ डेयरी मिल्क और कितने नंबर ऑफ किटकैट बनाना चाहिए ताकि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। अब देखिए ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप देखिए कि आपके पास जो प्रोडक्ट क्या है, आप एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि आपको जो एक्स और यहाँ पे 2 चीज लेना है, मतलब आप एक्स और वाई के टर्म में लेंगे। एक्स को सपोज करेंगे कि आपका किटकैट है और वाई को सपोज करेंगे कि आपका डेयरी मिल्क है, ठीक है। तो आप दोनों में से एक्स वाई कोई भी सपोज कर सकते हैं। अब आपके पास 2 प्रोडक्ट है, ठीक है। अब दोनों प्रोडक्ट एक्स वाई जो होगा वो पॉजिटिव नंबर ऑफ, मतलब या तो उसका प्रोडक्शन करेगा या फिर नहीं करेगा, यानी एक्स और वाई की वैल्यू हमेशा क्या होगी, नंबर ऑफ एक्स और वाई क्या होगा, हमेशा 0 से ग्रेटर देन या इक्वल टू होगा, ठीक है। या तो वो नहीं प्रोड्यूस करेगा तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, और वो अगर प्रोड्यूस करता है तो वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, सिंपल थिंग, ठीक है। तो एक्स वाई आपको यहाँ पे नॉन निगेटिव रेस्ट्रिक्शन आपको पता चल गया, ठीक है। ये किसी क्वेश्चन में नहीं भी दिया हो तब भी आप खुद से समझ सकते हैं कि एक्स वाई की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 प्रोडक्ट है, ठीक है, डेयरी मिल्क और किटकैट। इसमें आपको प्रॉफिट कितना करना है, ठीक है। प्रॉफिट करने के लिए आपको मैक्सिमाइज करना है, लेकिन उसके लिए आपको कितनी मात्रा में सामग्री चाहिए ये भी दिया हुआ है, और कितना किचन में उपलब्ध है किटकैट और डेयरी मिल्क बनाने के लिए चोको और फिर आपका मिल्क, ठीक है, तो वो भी दिया हुआ है। तो ये आपका जो चोको और मिल्क की जो क्वांटिटी किचन में उपलब्ध है वो क्या है, वो आपका नॉन निगेटिव रेस्ट्रिक्शन है,
ठीक है। तो यहाँ पे आइए, अब हम लोग देखेंगे फॉर्मुलेशन में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रोडक्ट आपका क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट एक टेबल बनाएंगे तो इसमें हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है। प्रोडक्ट में आपका क्या दिया हुआ है, किटकैट, ठीक है, किटकैट और फिर आपका डेयरी मिल्क, ठीक है। तो दो प्रोडक्ट दिया हुआ है, किटकैट और डेयरी मिल्क। अब देखिए रिसोर्सेज, अब किटकैट और डेयरी मिल्क बनाने के लिए कितनी चीजें चाहिए, ठीक है। तो रिसोर्सेज में आप दो टेबल करेंगे, पहला होगा मिल्क का और दूसरा होगा चोको का, क्योंकि सिर्फ दो ही चीज चाहिए। अगर आपका रिसोर्सेज में किटकैट बनाने के लिए अगर तीन चीज चाहिए तो तीन टेबल बनाएंगे, ठीक है, तीनों का अलग अलग, ठीक है। तो इसी टाइप से अगर दो ही दिया है तो दो टेबल बनाइए, ठीक है। अब किटकैट कितना चाहिए, पर यूनिट किटकैट बनाने के लिए यहाँ पे 1 यूनिट मिल्क चाहिए, ठीक है। वहीं डेयरी मिल्क के लिए भी 1 यूनिट मिल्क चाहिए। देखिए अब किटकैट बनाने के लिए कितना चोको चाहिए, 3 यूनिट, ठीक है, और डेयरी मिल्क के लिए 2 यूनिट, ठीक है। तो ये आपको दिया हुआ है। उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, ठीक है। उससे पहले हम लोग देखेंगे कि किचन में रिसोर्सेज कितना उपलब्ध है। तो किचन में आपका मिल्क कितना उपलब्ध है, बस 5 यूनिट, और फिर आपका चोको कितना उपलब्ध है, 12 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका सम नहीं दिया हुआ है, बल्कि यहाँ पे नीचे आप इसको कांस्टेंट को लिखेंगे, ठीक है, कि कितनी मात्रा में क्वांटिटी आपका उपलब्ध है, ठीक है। अब देखिए प्रॉफिट किससे हो रहा है, प्रॉफिट आपको किस में हो रहा है, रुपीज में, ठीक है। प्रॉफिट हमेशा रुपीज में हो रहा है, ठीक है। दिया हुआ है कि 5 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है डेयरी मिल्क पे और 6 रुपीज किटकैट पे, ठीक है। तो किटकैट के सामने पर यूनिट यानी एक किटकैट की बात हो रही है, एक किटकैट पे आपको कितना हो रहा है, 6 रुपीज प्रॉफिट हो रहा है, और डेयरी मिल्क पे आपका 5 रुपीज प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, मतलब आपको ये तो नहीं पता है कि यहाँ पे लिखना है कि आप लोग को कितनी मात्रा में आपको प्रॉफिट हो रही है, मतलब मैक्सिमाइज कीजिएगा तो मैक्सिमम आप कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, आपको मतलब कितना डेयरी मिल्क और फिर आप कितना आपका डेयरी मिल्क और किटकैट बनाना है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे जेड आप ऑब्जेक्टिव इसको जेड से डिनोट करेंगे और आप इसको जेड लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप जेड से किसको, प्रॉफिट को हमेशा डिनोट करेंगे, तो कितने प्रॉफिट होगा, तो मैक्सिमम प्रॉफिट को आप क्या करेंगे, जेड से डिनोट करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। अब देखिए, अब आइए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लेट नंबर ऑफ किटकैट को प्रोड्यूस को हम लोग एक्स से डिनोट करेंगे और डेयरी मिल्क कितना नंबर ऑफ प्रोड्यूस करेंगे, वाई से डिनोट करेंगे, क्योंकि हमें अब क्वांटिटी नहीं मालूम है। एक्स और वाई के टर्म में पहले सपोज करेंगे और बाद में एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके हम उसको मैक्सिमम प्रॉफिट को निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब यहाँ से ये जो प्रॉब्लम दिया हुआ है, ये जो इसको हम लोग आप लोग क्या करेंगे कि इसको मैथमेटिकल फॉर्म में, ये तो हो गया आप किसी भी प्रॉब्लम को, यानी रियल लाइफ के कोई भी प्रॉब्लम है उसको हम लोग क्या किए, यहाँ पे हम लोग जो है उसको टेबल फॉर्म में बना लिए। अब टेबल फॉर्म से हम यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे फॉर्मुलेट करेंगे वो देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये सबको इरेज कर दे रही हूँ, हालांकि बहुत ज़्यादा तो इसको इरेज करने के बाद हम लोग अच्छे से क्लियर से पढ़ पाएंगे और फिर हमारा जो होगा उसको टेबल को हम लोग क्या करेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म में फॉर्मुलेट करेंगे, ठीक है। आइए अब हम लोग टेबल को क्या करते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में फॉर्मुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्या दिया हुआ है, किटकैट दिया हुआ है आपका एक्स, और फिर नंबर ऑफ डेयरी मिल्क प्रोड्यूस बाय कंपनी क्या दिया हुआ है, वाई। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को टोटल नंबर ऑफ क्या करना है, आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन इसमें कितने प्रॉफिट को आप क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप मैक्स लिखेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ पे जेड, उसके बाद कॉमा देंगे, इज इक्वल टू, तो जेड इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे देखिए 1 किटकैट, ठीक है, 1 किटकैट में 6 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। तो फिर यहाँ पे अगर देखा जाए कि एक्स नंबर ऑफ किटकैट, किटकैट को हम लोग किससे, एक्स से डिनोट किया है, तो एक्स किटकैट से आपका 6x प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो 6x, ठीक है। उसके बाद प्लस करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। जहाँ पे दोनों को मिला के कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे y इससे डेयरी मिल्क को डिनोट किया है, तो 1 डेयरी मिल्क से आपका 5 रुपीज हो रहा है, तो फिर एक जहाँ वाई डेयरी मिल्क से आपका 5y प्रॉफिट होगा, यानी 5y। तो 6x प्लस 5y इज इक्वल टू जेड, ठीक है।
ये आपका पहला इक्वेशन बन गया जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या करते हैं लोग कि प्रॉफिट को कितने हद तक मैक्सिमाइज कर सकते हैं, यही चीजें होती है, या फिर मिनिमाइज करना है, जो भी है। ठीक है, उसके बाद देखिए आप सब्जेक्ट टू लिखेंगे। ठीक है, और सब्जेक्ट टू के बाद हम लोग क्या लिखते हैं कि यहाँ पे देखिए कितने मिल्क का कितना क्वांटिटी। ठीक है, मिल्क का कितना क्वांटिटी 1 और डेयरी मिल्क का कितना क्वांटिटी 1, यानी यहाँ पे 1 इंटू एक्स 1x और फिर यहाँ पे 1y 1x प्लस 1y। ठीक है, ये हमेशा किससे होंगे 5 से लेस होंगे। हालांकि अगर 5 यूनिट ऑफ मिल्क है, मान लीजिए कि 5 kg मिल्क है, तो ये हमेशा किटकैट कितना भी अधिक बनेगा और किटकैट के बनाने में कितना भी अधिक मिल्क यूज होगा और डेयरी मिल्क के बनाने में कितना भी अधिक मिल्क यूज होगा, तो वो दोनों की मात्रा को जब ऐड करेंगे तो 5 यहाँ पे 5 kg से हमेशा ही लेस रहेगा। ठीक है, हमेशा ही लेस रहेगा या फिर 5 kg के बराबर रहेगा। यानी आपका जो क्वांटिटी है, यानी किटकैट के बनाने में मिल्क का उपयोग किया गया और डेयरी मिल्क के बनाने में मिल्क का उपयोग किया गया, दोनों को ऐड करने पर ठीक है हमेशा ही 5 kg के बराबर या फिर 5 kg से लेस होगा। तो इसी चीज को यहाँ पे x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 5 लिख दिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक एक्स किटकैट बनाने के लिए 3 चोकोबार चाहिए, 3 यूनिट ऑफ चोकोबार चाहिए। फिर वाई की डेयरी मिल्क को बनाने के लिए 2 यूनिट ऑफ चोकोबार चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 3x और फिर यहाँ से आ गया 2y। तो 3x प्लस 2y ये हमेशा किससे लेस देन होंगे 12 से, क्योंकि चोकोबार टोटल 12 यूनिट ही है। अब देखिए 12 यूनिट है तो आप 13 यूनिट तो यूज नहीं कर सकते। ठीक है, उतना ही में आपको प्रॉफिट कमाना है, क्योंकि मटेरियल हमेशा ही लिमिटेड दिया हुआ है। ठीक है, और लिमिट ही रहता है। ठीक है, तो उसमें आपको 12 यूनिट में कितना आप किटकैट में यूज करेंगे, कितना डेयरी मिल्क में यूज करेंगे ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो दोनों को जब ऐड करेंगे, किटकैट के में जो उपयोग हुए चोकोबार को और डेयरी मिल्क में उपयोग हुए चोकोबार को, दोनों को ऐड करेंगे तो हमेशा ही 12 से लेस देन या इक्वल टू होगा। ठीक है, तो 12 यूनिट से ज्यादा यूज नहीं कर सकते, उसी को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका कांस्टेंट हो गया, कंडीशन हो गया। ठीक है, 12 यूनिट से ज्यादा यूज नहीं कर सकते चोको, और मिल्क हमेशा ही 5 यूनिट से ज्यादा यूज नहीं कर सकते। ठीक है, और यहाँ पे x और y की वैल्यू हमेशा ही ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इसलिए होगी क्योंकि x का, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि x और y की वैल्यू कभी भी निगेटिव में नहीं हो सकती, क्योंकि कभी भी कंपनी जो होगी वो माइनस में प्रोडक्शन नहीं करेगी। या तो वो डेयरी मिल्क किटकैट बना रही है या फिर नहीं बना रही है। ठीक है, बनाएगी तो वो 0 से प्लस जाएगा और नहीं बनाएगी तो वो 0 तक रहेगा, लेकिन 0 से माइनस में कभी नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये चीज है। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे देख लिए कि हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को टेबल फॉर्म में, ठीक है, सबसे पहले हम लोग टेबल फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको यहाँ से हमने देखा कि टेबल फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ दिख गया। ठीक है, तो होप आप लोग को समझ में आया होगा कि आप लोग कैसे करेंगे किसी भी प्रॉब्लम को। एकदम सिंपल वे में कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल लगा होगा आपको। अगर डिफिकल्ट लगा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, या फिर वीडियो को फिर से रिमाइंडर करके देखिए। ठीक है, तो अब आइए, अब हम लोग देखते हैं एलपीपी में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए एलपीपी को सॉल्व करने के लिए 2 टाइप के मेथड यूज करते हैं। ठीक है, पहला होता है आपका ग्राफिकल मेथड और उसके बाद होता है आपका सिंप्लेक्स मेथड, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड को हम लोग क्या 2D में हमेशा सॉल्व करते हैं। ठीक है, और सिंप्लेक्स मेथड देखिए कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी रियल लाइफ की प्रॉब्लम हो जो कि आपको एलपीपी से सॉल्व करना है, तो सिंप्लेक्स मेथड यूज करके हमेशा ही सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उससे इजी वे में आपका ग्राफिकल मेथड से हो सकता है, हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम है जैसे कि मैंने बताया 3D व्यू में। ठीक है, 3D व्यू में हमेशा ही इस टाइप के प्रॉब्लम या कुछ ऐसे प्रॉब्लम जो कि ग्राफिकल मेथड से सॉल्व नहीं हो पाते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे सिंप्लेक्स मेथड का यूज करेंगे। हालांकि जब मैं सिंप्लेक्स मेथड नेक्स्ट एक लेक्चर में बताऊंगी, ठीक है, तो इसमें हम लोग ग्राफिकल मेथड तक ही देखेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा लंबा भी वीडियो हो गया बस। तो इसमें बचा है क्या, ग्राफिकल मेथड तक हम लोग देख लेंगे तो सिंप्लेक्स मेथड बचा। लगभग एक लेक्चर और आएगा या फिर 1 से 2 लेक्चर और आएगा, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन बैंक में आपका सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, तो 2 लेक्चर तो चलेगा ही, क्योंकि अभी तो कन्वेक्स सेट भी बाकी है। तो कन्वेक्स सेट 1 लेक्चर और फिर ग्राफ सिंप्लेक्स मेथड, बस तो इतना ही चीज़ है और क्वेश्चन बैंक कर लेंगे। ठीक है,
तो इतना काफ़ी होगा एग्ज़ाम के लिए, और गेस्ट पेपर करना होगा तो करा देंगे, ठीक है? तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को गेस्ट पेपर का सॉल्यूशन चाहिए या फिर नहीं चाहिए, आपको उसको समझना है कि नहीं? हालाँकि सॉल्यूशन तो बुक में मिल गया होगा, लेकिन आप अगर उसको समझना चाहते हैं तो उसको किस तरीके से समझेंगे, आपको अगर खुद से नहीं समझ में आ रहा है तो उसको मैं यहाँ पे इजीली एक्सप्लेन कर दूंगी, तो उससे आप लोगों को काफी इजी हो जाएगा। ठीक है, तो उसी टाइम से बोलते बोलते थोड़ा गला बैठ गया। ठीक है, तो पहले से साउंड काफी डाउन आ रहा होगा, हालांकि मैंने तभी फिर भी ठीक है। तो आप लोग को मैं ज्यादा एक दिन में एक या दो लेक्चर नहीं कर पाऊंगी, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी आप लोग का सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होगा, आप लोग को टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो इसी चीज को यहाँ पे जो कि मैथमेटिकल फॉर्म में बनाया गया, उसको हम लोग ग्राफ के फॉर्म में कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे हम लोग ग्राफ में कैसे प्लॉट करेंगे, और इसी चीज को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आइए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्राफिकल मेथड। तो ये सिर्फ ओनली टू वेरिएबल्स के लिए यूज होता है, जैसे एक्स वेरिएबल, ठीक है, वाई वेरिएबल। अगर कोई जेड वेरिएबल आ जाएगा तो ये मैंने बताया वैसे 3D व्यू में होगा। तो 3D व्यू में क्या आप हवा में लाइन खींचिएगा, ग्राफ बनाइएगा तो नहीं बनाइएगा। ठीक है, आपको हमेशा एक 2D व्यू में, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसी पे आप लोग को ग्राफ प्लॉट करना है, और इसी पे आप लोग को देखना है कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग और फिर वाई एक्सिस के, हमेशा कभी भी जेड एक्सिस में यूज नहीं होगा। ठीक है, ग्राफिकल मेथड में तभी तो आप एक पेपर पे, एक प्लेन पेपर पे आप ग्राफ को रिप्रेजेंट कर पाइएगा। हालांकि ये 3D व्यू में भी खींचेंगे, लेकिन इसमें कैसे हम लोग कंडीशंस को कैसे यूज करेंगे ये काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये सब चीजें हमें नहीं, हमें अभी हमारे सिलेबस तक हमें 2D व्यू तक ही पढ़ना है, और 2D व्यू तक ही, टू वेरिएबल तक ही हमेशा एक्स वाई मिलेगा है, जेड कभी भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब जेड तो उसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए डिनोट करते हैं ना, तो वो तो अलग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्स और वाई के टर्म में वेरिएबल जो भी होंगे बस दो ही होगा, एक्स और वाई। ठीक है, आप यहाँ पे ए बी कुछ भी आप मान सकते हैं। ठीक है, वो तो आप पे डिपेंड करता है ना, आप क्या माने। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए देखिए अब ग्राफ को कैसे प्लॉट करेंगे। हालांकि ग्राफ प्लॉट करने के लिए मुझे थोड़ा बताना पड़ेगा ग्राफ खींच के। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप सबसे पहले आइए कि आपने z की वैल्यू क्या ली थी, 6x प्लस 5y। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, इसको लिफ्ट करिए, यहाँ पे दो आपको कंडीशन दिए हुए, कांस्टेंट दिए हुए हैं, इसका यूज कीजिए। ठीक है, यहाँ पे x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 5 दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए पहला इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू को भगा दीजिए। ठीक है, लेस देन इक्वल टू आपको आप भगा दीजिए, और वहां पे इक्वल टू का साइन सिर्फ पुट कीजिए। लेस देन इक्वल टू को भगा के इक्वल टू का साइन पुट कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया। ठीक है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये आपका एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। तो इसको सपोज कर लीजिए कि ये आपका लाइन 1 है। ठीक है, तो इसको L1 से डिनोट कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग को बहुत सारे मैट्रिक्स मेथड से भी, सॉरी, आप इसमें क्या करते हैं कि किसी भी लाइन को अगर किसी ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए आप लोग क्या करते हैं, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 5 यहाँ से। तो यहाँ पे x, ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0,5, और फिर एक दूसरा कोऑर्डिनेट y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। तो ये 5,0, अब 0,5 और 5,0। ठीक है, तो यहाँ से देखिए x एक्सिस पे आपका 5 कितना जाएगा, ये, तो ये आपका 5,0 हो गया। ठीक है, फिर आपका यहाँ से y एक्सिस के क्या जाएगा, यहाँ पे आपका 5,0। ठीक है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे आपका 0,5 और यहाँ पे 5,0, तो इसको आप लोग मिला दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रेट लाइन बन गया। ठीक है, उसके बाद आप दूसरा देखिए, दूसरा आपका दिया हुआ है 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 2x दिया हुआ था। तो हालांकि मैंने लेस देन इक्वल टू को भगा दिया और इक्वल टू का साइन पुट कर दिया। ठीक है, तो इसको आप लोग ये भी एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया, तो इसको आप लोग लाइन 2 मानेंगे, और यहाँ से x की वैल्यू पुट करेंगे 0 और y की वैल्यू मिलेगी आपका 6। तो ये 0,6 एक कोऑर्डिनेट, फिर दूसरा क्या होगा, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 4 मिलेगी। ये आपका 4,0 कोऑर्डिनेट हो गया। अब देखिए यहाँ पे आप इसको पुट करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, यहाँ पे 0,6 क्या आ जाएगा, ये x एक्सिस 0 और y एक्सिस 6, तो ये आपका 5 से थोड़ा ऊपर होगा। ठीक है, 0,5 से, और फिर ये आपका 4,0 यानी 5 से
थोड़ा नीचे होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया। अब इसको आप मिला दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका दूसरा लाइन हो गया। और ये आपको यहाँ पे आप एकदम सिंपल स्केल का यूज कीजिएगा, ठीक है। तो स्केल से यूज कीजिएगा तो आपका एकदम परफेक्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट, ठीक है। तो एक मिनट, ठीक है। तो अब आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये जो लाइन है, ठीक है, और ये दोनों लाइन यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से भी एक पॉइंट बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे तीसरा लाइन, यहाँ पे आपका जो नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन एक्स वाई इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक है। एक्स वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पे इक्वल टू 0 कीजिएगा तो एक्स की वैल्यू 0, ये आपका लाइन 3 मान लीजिएगा, वाई की वैल्यू 0, लाइन 4 मानिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका लाइन 3 हो गया और ये लाइन आपका 4 हो गया, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस लाइन 4 और वाई एक्सिस आपका लाइन 3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए आप लोग क्या करेंगे। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये जो तीनों लाइन है, जहाँ से मैं दूसरा कलर यूज कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। ये आपका एक हो गया लाइन 1, फिर हो गया आपका लाइन 2, फिर यहाँ पे आपका ये लाइन 3 और ये लाइन 4। अब देखिए ये तो आपका बन गया, ठीक है। अब देखिए एक चीज और बता दूं कि यहाँ पे जब भी आपका लेस देन इक्वल टू हो तो ये टूवर्ड द ओरिजिन की तरफ जाता है, ग्रेटर देन इक्वल टू हो तो ओरिजिन से दूर जाता है, मतलब ये आपका ओरिजिन है। तो इससे आपका अगर यहाँ पे अगर पॉइंट लाइन है तो ये क्या होगा, अगर यहाँ पे लेस देन इक्वल टू होगा तो ओरिजिन की तरफ जाएगा, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल तो ओरिजिन से दूर जाएगा। तो ये चीज आपने अच्छे से पहले ही समझ लिया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें कंडीशंस को और अप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है पहला x प्लस वाई, यहाँ पे लेस देन, ठीक है, लेस देन दिया हुआ है यानी ओरिजिन की तरफ, टुवर्ड्स ओरिजिन, टुवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ जाएगा। यानी इसका यहाँ पे ये जो पहला लाइन है, ठीक है, यहाँ पे इस सबको मैं इरेज करके फिर से बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये आपका पहला लाइन है, सॉरी यहाँ से ये आ गया, तो ये इधर की तरफ, ठीक है, इसका रीजन इधर टुवर्ड्स ओरिजिन होगा, ठीक है, टुवर्ड्स ओरिजिन होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये आपका दूसरा लाइन है, ठीक है, दूसरा लाइन में भी लेस देन इक्वल टू है, तो ये भी ओरिजिन की तरफ, ओरिजिन की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो ये ओरिजिन की तरफ मूव करेगा, ठीक है। अब इससे तो ये कॉमन रीजन नहीं मिल रहा है, ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, कॉमन रीजन, उसी को तो हम लोग फिजिबल रीजन भी बोलते हैं, जो भी आपका नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन को सेटिस्फाई करते हुए, ठीक है, जो भी कॉमन रीजन मिलता है उसी को हम लोग फिजिबल रीजन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इधर की तरफ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे वाई एक्सिस ये आपका इधर की तरफ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस इधर की, यहाँ पे एक्स इधर की तरफ जाएगा और वाई एक्सिस आपका ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू का क्या है, ये जो है वो ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन ये तो ओरिजिन से इधर दूर जा रहा है, ठीक है, ओरिजिन से दूर जा रहा है और ये ओरिजिन से भी दूर जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे L1 L2 की वैल्यू ओरिजिन की तरफ जाएगी और फिर L3 L4 की वैल्यू ओरिजिन से दूर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को जो कॉमन रीजन ये मिल गया होगा, ठीक है, यहाँ पे आपका कॉमन रीजन ये मिला होगा, मैं इसको हाईलाइट करके बताती हूँ, ठीक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका कॉमन रीजन ये मिल गया, ठीक है। तो ये आपका कॉमन रीजन हो गया, ठीक है। अब देखिए अब क्या होता है कि फिजिबल रीजन क्या होता है, ठीक है, फिजिबल रीजन वही होता है, ठीक है, वी चेक एंड चूज ओनली द कॉर्नर्स ऑफ द फिजिबल रीजन। जब हम लोग क्या होता है, जो भी जहाँ पे कॉमन रीजन होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिबल रीजन बोलते हैं। और फिजिबल रीजन में हमें मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ मिलेगा, किस पॉइंट में मैक्सिमाइज होगा, ठीक है, वो पॉइंट हमें फिजिबल रीजन के जो कॉर्नर्स होते हैं, देखिए यहाँ पे अब इससे ज्यादा मैक्सिमम कितना होगा, यहाँ पे अगर ये पॉइंट होगा,
ठीक है। इससे ज्यादा हम लोग क्या ले सकते हैं, ये पॉइंट ले सकते हैं, नहीं ले सकते, क्योंकि ये जो कॉमन रीजन है उससे बाहर जा रहा है, ये कंडीशन से बाहर जा रहा है। ठीक है, तो हमें कंडीशंस में मैक्सिमम ये होगा या फिर ये होगा या ये होगा, ठीक है, ये वाला, और या फिर ये हो सकता है। ठीक है, तो हमें यही देखना है कि इसमें से कौन सा है। ठीक है, तो चलिए अब हम आप लोग को, एक मिनट, ठीक है, अ, हाँ, अब ठीक है, ठीक है, तो इसमें आप लोग को देखना है कि ये चारों पॉइंट आपको, ये एक पॉइंट मिल रहा है, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट। इस चारों पॉइंट पे आप लोग क्या कीजिएगा कि आप लोग एक एक की जो कोऑर्डिनेट है उसको लिखिएगा, चारों पॉइंट को। यहाँ पे सबसे पहले ओ मानिए, ठीक है, इसको ओ, फिर यहाँ पे ए मान लीजिए, फिर यहाँ पे बी, और फिर यहाँ पे आपका सी। ठीक है, तो इसमें ओ का कोऑर्डिनेट क्या होता है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हमेशा 0 0 होता है। उसके बाद ए का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 0,5, जैसे कि आपने पहले निकाला। फिर यहाँ पे आपका बी का कोऑर्डिनेट नहीं पता है, इसको हम लोग निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे सी का कोऑर्डिनेट क्या है 4,0, तो उसको हम लोग लिख लेंगे। बी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप क्या क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लाइन 1 और लाइन 2, ठीक है, ये दोनों का कोऑर्डिनेट पता है, ये दोनों का इक्वेशन भी पता है, और दोनों जो है वो बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, तो उसको सिंपल आप इक्वेशन के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और दूसरा लाइन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे अगर एक को कटाना है, x या y किसी भी वेरिएबल को कट करना है, तो यहाँ पे हम लोग एक को इक्वल करते हैं मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15 हो जाएगा, और सेकेंड में माइनस 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस माइनस नीचे कीजिएगा तो ये आपका कट जाएगा, और यहाँ से आपका आएगा y इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कीजिएगा तो x का वैल्यू 2 आ जाएगा, यानी 2,3 आपका ये आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे अब z की वैल्यू, अब देखिए यहाँ पे z क्या है, यहाँ पे मैक्सिमाइज करना है। z आपका 6x प्लस 5y है। ठीक है, आपका z क्या दिया हुआ है, z का वैल्यू दिया हुआ है 6, ठीक है, x प्लस 5y। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा अच्छा से नहीं हो पा रहा है, राइटिंग बहुत गंदा हो गया है। ठीक है, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये आपका Z0 का वैल्यू, Z का वैल्यू ओरिजिन पे निकालिएगा। Z0 यानी ओरिजिन, ZA यानी ये पॉइंट, ZB यानी ये पॉइंट, और ZC ये पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका O का वैल्यू क्या, O का कोऑर्डिनेट 0 0 है, तो यहाँ पे X की वैल्यू क्या है, यहाँ से X की वैल्यू 0 और Y की वैल्यू 0 रखिएगा तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यहाँ पे A की पे निकालिएगा ZA की वैल्यू, तो A पे X की वैल्यू 0, Y की वैल्यू 5 रखने पर आपको 25 मिलेगा। फिर यहाँ पे ZB पे फाइंड कीजिएगा तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 रखने पर आपको 27 मिल रहा है, और फिर यहाँ पे C पॉइंट पे ZC निकालिएगा तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0 रखने पर आपको 24 मिलेगा। अब देखिए इसमें से सबसे मैक्सिमम कौन है, तो इसमें से सबसे मैक्सिमम देखिएगा तो आपको सबसे अधिक आया है 27। ठीक है, यानी Z मैक्स क्या है आपका 27 है। ठीक है, यानी ये किस किस वैल्यू पे आया है, 27 ZB पे आया है, यानी बी पॉइंट पे आपका, बी पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट जो है इस पे आपका मैक्सिमम वैल्यू आपको आएगा। ठीक है, अब ZB देखिए, ये x की वैल्यू क्या है 2, y की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। अब देखिए x किसको माने थे, यहाँ पे x किसको माने थे, किटकैट को, और y डेयरी मिल्क को। ठीक है, तो x किटकैट हो गया और y डेयरी मिल्क हो गया। ठीक है, यानी आप 2 किटकैट और 3 डेयरी मिल्क, यानी 2 यूनिट ऑफ किटकैट और 3 यूनिट ऑफ डेयरी मिल्क अगर वो कंपनी प्रोड्यूस करेगा तो फिर उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो काफी टाइम हो गया तो बोलते बोलते थोड़ा सा गला बैठ गया। ठीक है, तो आप लोग देखिए कि कितना लेंदी प्रॉब्लम था, उसको कितना इजीली हम लोग सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो इस टाइप की अगर किसी भी प्रॉब्लम में आपको दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे ग्रुप में क्वेश्चन भेज दीजिए। ठीक है, वहां पे मैं कोशिश करूंगी कि सॉल्व कर दूं।
हालाँकि मेरे पास भी टाइम नहीं रहता है, काफ़ी मतलब मेरा भी पढ़ाई है तो उसमें बिज़ी रहती हूँ, लेकिन ये है कि मैं जैसे ही टाइम मिलेगा उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, ठीक है? या फिर मैं उसका वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? तो यहाँ देखिए आपको मैक्सिमम 2 यूनिट किटकैट और 3 यूनिट डेयरी मिल्क बनाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे प्रॉफिट जो होगा जेड मैक्सिमम होगा, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी, साथ में हम लोग देखेंगे कि सिंप्लेक्स मेथड से हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ये तो आपका ग्राफिकल मेथड था, इसके बाद हम लोग सिंप्लेक्स मेथड पढ़ेंगे और कुछ और क्वेश्चन देखना होगा जो कि आपको मुझे लगेगा कि इंपॉर्टेंट है तो मैं सॉल्व करा दूंगी, और साथ में आप लोग का अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो भी मैं सॉल्व कराऊंगी। और एक चीज और मैं बता दूं कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कन्वेक्स सेट भी पढ़ेंगे। तो कन्वेक्स सेट से आपका 2 क्वेश्चन देता है, जो कि एक ही क्वेश्चन का 2 पार्ट ए और बी करके देता है, तो वो काफी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, हर साल पूछता ही है। और ये आपका ग्राफिकल मेथड से, जैसा कि मैंने अभी बताया, क्वेश्चन ये इतना सारा लेंथी लैंग्वेज नहीं देता है। ये आपको सिंपल यहाँ से ये आपको दे देगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज और इतना सारा आपको क्वेश्चन दे देगा, और इसको आप लोग को सॉल्व करने के लिए दे देगा कि ग्राफिकल मेथड का यूज करके आप इसको सॉल्व कीजिए। तो आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे तो अब आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपको कोई भी डाउट है, तो फिर आपको किस टॉपिक से समझ नहीं आया तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, तो उसमें कोशिश करूंगी कि उसको सॉल्व कर पाऊँ। तो वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, साथ में शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप लोग चाहते हैं कि आप लोग को ऑनलाइन अगर क्लास करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोग मुझे टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कीजिएगा, वहाँ से मैं आपको कुछ फॉर्मेलिटीज है जो कि आपको पूरा करना पड़ेगा, उसके लिए मैं आपको सेंड करूंगी, मैसेज सेंड करूंगी, वहाँ से आप लोग का हो पाएगा, ठीक है? ईमेल पे आपको सब कुछ डिटेल भेज दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि आपका तो ये तो हो गया बीएससी फर्स्ट ईयर का, ठीक है? सेकंड ईयर के हालांकि बच्चे इसमें नहीं होंगे, तो मैं सेकंड ईयर का नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और आप लोग ब्लॉग पे भी अपडेटेड रहिएगा, वहां से आप लोग क्वेश्चन बैंक जरूर डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है?